Good morning, students. Today we will start with our discussion on the topic स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर पे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे और स्टाफिंग चैप्टर में अभी हम लोगों ने अभी तक में स्टाफिंग में मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट। तो बच्चों देखो, एस्पेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। इस एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में हमें पढ़ना है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आज हम लोग रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट। देखो, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. क्लियर है। तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द prospective employees. Prospective employees means those who are not the employees of the organization but could become the employees of the organization in future. That one is called as prospective employees. क्लियर है। तो वो एम्प्लॉय जो कि अभी हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं बट बाद में हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कैंडिडेट। तो हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को सर्च करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। स्टिमुलेटिंग मीन्स मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसको हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और इसकी मीनिंग कि हम कैंडिडेट को जब मोटिवेट करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम रिक्रूटमेंट करें तो हमारे पास सोर्स होना चाहिए, कहाँ कहाँ से कैंडिडेट्स को हम कह सकते हैं अप्लाई करो। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अभी हम लोग इंटरनल सोर्सेज पहले देखते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है बच्चों? इंटरनल सोर्स मीन्स कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर हम कैंडिडेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं अप्लाई फॉर हायर जॉब, दैट सोर्स इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। क्लियर। तो इंटरनल सोर्स का मतलब तो अभी आपको कुछ क्लियर हो ही गया होगा कि इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया। देखो, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला सोर्स क्या है? ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र इट इज़ कंसर्न विथ शिफ्टिंग ऑफ वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर हैविंग सिमिलर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है। तो इसमें हमने क्या किया, इंटरनल सोर्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जब हम कैंडिडेट्स को मोटिवेट करके कहते हैं कि आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करो, दैट सोर्स इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स। और इंटरनल सोर्स में हमारे पास दो सोर्सेज है, एक ट्रांसफ़र और दूसरा प्रमोशन। तो ट्रांसफ़र मीन्स में क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय को हमने क्या किया, एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसका स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। क्लियर है। अब देखो, आपके भी पेरेंट्स के ट्रांसफ़र होते होंगे तो आप समझ रहे हो कि अभी आज आपके पेरेंट यहाँ काम कर रहे हैं और कल किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में काम कर रहे होंगे, लेकिन काम वही कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफ़र। अब देखो, ट्रांसफ़र, फीचर्स ऑफ ट्रांसफ़र में देखो क्या है, स्लाइटली चेंज इन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो चेंज इन सैलरी। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं लेकिन सैलरी में कोई चेंज नहीं होगा। फिलिंग जॉब पोजीशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट वेयर देयर आर एक्सेस एम्प्लॉयज़। कहीं किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, किसी में कम है, तो हमने क्या किया, ज़्यादा वाले से कम में ट्रांसफ़र कर दिया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, सेम लेवल पे हम मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो कि जैसे कि सेल्स मैनेजर है, उसको हमने मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रांसफ़र कैन बी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब और जॉब रोटेशन। अब हमने इसलिए भी ट्रांसफ़र करते हैं कि हर जॉब पोजीशन पे जा करके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर चीज़ें सीख लें, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। और पांचवा रीज़न क्या होता है कि डज़ नॉट इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये ट्रांसफ़र करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जहाँ पर जिस एरियाज़ में काम बेटर नहीं हो पा रहे थे, हमने ट्रांसफ़र करने की वजह से उस एरियाज़ में काम हमारे क्या होने लगे, अच्छे होने लगे। तो ये सारे फीचर्स हैं बच्चों, आप इसको पॉज करके भी एक बार पढ़ लेंगे या नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में दूसरा सोर्स हमारे पास प्रमोशन है। ठीक है। तो अब प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन अभी आप नाम से समझ रहे होंगे कि इट रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ वन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर जो पोजीशन टू अ हायर पोजीशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को जो कि लोअर पोजीशन पे काम कर रहा था, उसको हमने हायर पोजीशन पे शिफ्ट किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
प्रमोशन देख लो, अभी ये डायग्राम भी आपको शो कर रहा है कैसे स्टेप वाइज नीचे काम कर रहा था, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऐसे करके वो बहुत ऊपर चला जाता है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। इट कैरीज हायर स्टेटस, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेटर फैसिलिटीज़ एंड मोर पे। अब प्रमोशन में क्या होगा, आपकी स्टेटस हाई हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और पैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रमोशन। अब फीचर्स ऑफ प्रमोशन देखो, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें भी एम्प्लॉयज़ जो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, वही जो क्लर्क नीचे काम कर रहा था वो मैनेजर बन गया, ये हम कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे वही हैं। वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये बना हुआ है एक एरो जैसे ऊपर, और ये जो है दो जो लोग हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो दिस इज़ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। और उसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र में। और दूसरा क्या है, तीसरा है फीचर्स में मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉय क्या होता है, नीचे जो काम कर रहा होता है वो बहुत मोटिवेट होकर काम करता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा ऊपर प्रमोशन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गए 3 फीचर्स इसके। इसके बाद देखो फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब पहला देखो, हमें अभी यहाँ पर एक समरी समअप कर देते हैं कि हमारे पास रिक्रूटमेंट मीन्स कि हमने क्या किया कि कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। और रिक्रूटमेंट के हमारे पास 2 सोर्सेज थे, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी हम इंटरनल सोर्स की बात कर रहे थे, तो इंटरनल सोर्स में हमारे पास 2 सोर्सेज है, दैट वन इज़, पहला जो है ट्रांसफ़र और दूसरा क्या है, प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या था कि हमने एक एम्प्लॉय को विदाउट इसकी सैलरी इंक्रीज़ की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। और प्रमोशन में क्या होता था कि नीचे लेवल से ऊपर लेवल में एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो जिससे उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर जाती है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के फ़ायदे देखो क्या है। पहला क्या है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पर्सनल। जो हमारा पर्सनल यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो सिक्योर होता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में ही जो है अलग अलग जगह पे काम करके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता हूँ। या ये भी सिक्योरिटी है कि हाँ ठीक है, मैं नीचे हूँ तो मैं फिर ऊपर चला जाऊँ, तो इस तरीके से उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। दूसरा देखो लॉयल्टी। अब इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन से ही हम सारी पोस्टें फुलफ़िल करते रहेंगे तो हमारा एम्प्लॉय जो है वो लॉयल भी रहेगा, बिल्ड्स लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉयज़। फिर देखो एम्प्लॉय मोटिवेशन। अभी देखो इसको एक मोटिवेशन मिल रहा है, इसे ये देखो ऐसे की बनाया हुआ है मैंने, इससे ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ उसको मालूम है कि मेरे पास कुछ ऐसा है चाबी जो मैं खोलूँगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखो मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब देखो कोई क्लर्क है वो मैनेजर बन जाएगा तो मोटिवेट होकर काम करेगा ना। कल मैनेजर है उसको पता है कि मैं आगे CEO बन सकता हूँ, प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, या फिर सीनियर मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो वो और मोटिवेट होकर काम करेगा। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन भी होता है कि अगर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑप्ट करते हैं तो। फिर इकोनॉमिकल देखो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इकोनॉमिकल है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिकल कैसे है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा अपनी जो काम है वो करवाने के लिए। किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, वहाँ से मंगा करके दूसरे डिपार्टमेंट में काम करवा लिया। अगर हम बाहर से लेते तो बहुत पैसे लगते हैं, हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ता, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी उनको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, ये सारी प्रोसेस करना होता। लेकिन इंटरनल सोर्सेज ऑफ जो है हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस वन इज़ इकोनॉमिकल। एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी, और जो एम्प्लॉय है वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू किए रहता है क्योंकि उसको पता है कि मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। तो एम्प्लॉय क्या है, कंटिन्यूटी, यानी इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वो स्विच नहीं करेगा दूसरी तरफ। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, बेटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिशेस अ बेटर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं अगर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को ऑप्ट करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के काम करेंगे ताकि सभी का एक साथ और सभी एक साथ अच्छे से आगे बढ़ें। इसके बाद देखो एडवांटेजेस में एक और है, सरप्लस एंड शॉर्टेज रेक्टिफिकेशन। अब देखो किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड एज सरप्लस एंड शॉर्टेज रेक्टिफिकेशन। इट हेल्प्स टू रेक्टिफाई द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। टूल फॉर ट्रेनिंग। अब दो ये एक तरीके से ट्रेनिंग टूल भी होता है जब हम क्या करते हैं कि रोटेट करते हैं, जॉब रोटेशन करते हैं, या फिर हम एम्प्लॉयज़ को ऊपर मोटिवेट करते हैं और ऊपर उनको प्रमोट करते हैं। दिस इज़ अ टूल फॉर ट्रेनिंग टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हायर जॉब पोजीशंस। क्लियर। अभी हम नीचे काम कर रहा है क्लर्क, उसको हमने मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, फिर वो मैनेजर के अंडर काम करते करते एक दिन मैनेजर भी बन जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके का ट्रेनिंग टूल भी होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज में पहला था सेंस ऑफ सिक्योरिटी,
लॉयल्टी, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इकोनॉमिकल, एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी, बेटर रिलेशन, सरप्लस एंड स्टोरेज रेक्टिफाइड, एंड टूल फॉर ट्रेनिंग। जो इसके साथ थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अभी हम लोग बिजनेस स्टडी में जानते हैं कि हर चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। तो अब इसके नुकसान क्या क्या है देखो। पहला क्या है? नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। अब जब हम इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो फ्रेश ब्लड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है। इट डिस्करेजेस केपेबल पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ज्वाइनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठा हुआ हमारा टैलेंटेड और कैपेबल पर्सन है वो अपने आप को क्या डिस्करेज्ड फील करता है कि हम अंदर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी। नेक्स्ट देखो लिथार्जिक। अब एम्प्लॉय जो है वो लिथार्जिक तरीके से काम करते हैं। कौन से एम्प्लॉय? जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जब वो श्योर है कि वो टाइम बाउंड प्रमोशन उनको मिलना है तो क्या काम करेंगे? ठीक है, अगर मैं 5 साल में क्लर्क से मैनेजर बन सकता हूँ तो ठीक है, आराम से 5 साल काम करता हूँ, 5 साल बाद मुझे बन जाना। तो इस तरीके से क्या हुआ, लिथार्जिक तरीके से भी कभी कभी हो जाता है कि वो टाइम बाउंड प्रमोशन जब कर दिया जाता है तो वो लिथार्जिक तरीके से भी काम करने लगते हैं। तीसरा देखो लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। अब हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अपडेटेड नहीं होते हैं, तो उतना क्वालिफाइड नहीं होते हैं कि हमें जो नई चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है, तो उस तरीके के एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पर्सनस हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मे नॉट बी अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो ही। नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। अब देख लो, कंपटीशन का भी कोई स्पिरिट नहीं होता है। इट हैम्पर्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। अभी आउटसाइड से लोग हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में आना है, लेकिन जब हम इंटरनल सोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं होता है। नो इनोवेशन देख लो। नॉट सुटेबल फॉर पोस्ट रिक्वायरिंग इनोवेशंस। अब कुछ इनोवेशन चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को यूज टू और फैमिलियर हो चुके हैं, तो उसी तरीके से काम करते हैं। कुछ नए तरीके से काम करने का उनको हैबिट नहीं होता है। फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी, ये भी एक तरीके का है कि कोई अच्छा एम्प्लॉयज़ हो सकता है उसको प्रमोशन ना मिले। कोई फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी कभी कभी हो जाता है। इस तरीके का जो हम इंटरनल सोर्सेज ऑप्ट करते हैं, दैट इज़ इट मे इनकरेज फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूसेस रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड अनसाइंटिफिक प्रमोशन कॉजेज रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जल्दी जल्दी आप किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेटल होकर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। उसके दिमाग में ये घूमता, अच्छा ठीक है मुझे तो ट्रांसफ़र ही होना है, तो सोचता चलो यहाँ का टाइम पास करूँ, फिर वहाँ जाके फिर वहाँ टाइम पास करूँगा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होने की वजह से उनका वर्क जो है प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, और कभी कभी प्रमोशन अगर साइंटिफिक ना हो तो भी वहाँ वर्क प्रोडक्टिव नहीं होगा। अब इसका एक ये समरी देख लेते हैं। नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, लिथार्जिक, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल्स, नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, नो इनोवेशन, फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग का टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।